नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी में जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में जनरल पिक्चर ये आती है कि एक बच्चा है जो कि चल फिर नहीं पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है या कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इसमें एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है हैंड फंक्शन। अगर हम ये बात करते हैं, सोचते हैं कि ये बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो या आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए जो हैंड फंक्शन का रोल है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है जिसको कि रियलाइज़ करना सभी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चा चल पा रहा है, किसी सहारे से चलने लगे, तो भी उसको स्टिक अगर पकड़ना है या अगर उसको वॉकर पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है, तो उसके लिए भी उसके हैंड फंक्शन प्रॉपर होने चाहिए, बिना उसके वो नहीं कर पाएगा। या फिर उसको अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, अगर आत्मनिर्भर होना है तो डेफिनेटली उसको अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, ब्रश करना, टॉयलेट जाना या उसको खाना खाना, इस तरह की तमाम चीज़ें जो दिन भर की हैं, नहाना, उन सारी चीज़ों के लिए उसका हैंड फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। बिना उस चीज़ के तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंटली ना चल पाए, लेकिन अगर उसका हैंड फंक्शन अच्छा है, अगर उसका सिटिंग बैलेंस अच्छा है, तो वो अपना जीवन चला सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स को कि हैंड फंक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है सेरेब्रल पाल्सी में, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको समझें और कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो जो हमारा आज का जो ये टॉक है हमारी, ये इसी से रिलेटेड है। ये देखा गया है कि लगभग 50% बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी में हैं या जिनको है सेरेब्रल पाल्सी, उनको हाथों की प्रॉब्लम होती है हैंड फंक्शन की। और जैसा कि मैंने बताया कि बिना हैंड फंक्शन के आप बच्चे के सेल्फ डिपेंडेंट होने की कल्पना नहीं कर सकते। बच्चा अगर किसी चीज़ के सहारे चल सकता है तो भी वो ठीक है, अगर वो व्हील चेयर भी चला सकता है अपने हाथों से, लेकिन हाथ उसके काम कर रहे हो, तो वो अपने जीवन की काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत समझना ज़रूरी है। बल्कि अगर हम ये कहें कि जो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक स्पेशल फीचर होता है जो कि सभी प्राणियों से उसको अलग करता है, वो होते हैं उसके हाथ। इसीलिए वो दूसरे प्राणियों से, दूसरे लोगों से भिन्न है। तो अब इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, जब हम पहले इस बात को समझेंगे तो फिर हम ये बात भी समझ पाएंगे कि क्या करना है। तो इसमें देखिए, जैसे कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर हाथ जो है, अगर वो सेंसेशंस को फील नहीं कर पा रहे हैं या उसमें कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट हैं, ऐसे मूवमेंट जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए, वो अपने आप ही इनवॉलेंट्री, बच्चा नहीं सोचता है तो भी हाथ घूम जा रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हाथ के फंक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज़ एक समझने की बात यह है कि पैरों में क्या है कि जब पैरों से चलना है तो वो केवल चलना है, आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, या मतलब एक तरह का फंक्शन है, एक निश्चित तरह का फंक्शन है। डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम हाथों की बात करें तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा जो उसके जो फंक्शंस हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन है या ये फंक्शन है, इस तरह का है, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन चाहिए और कंट्रोल चाहिए। अब एक चीज़ और है समझने की, इसमें पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि बच्चे में कुछ हाथ की समस्या है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा कि हम लोग सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते आए हैं, कि कोई भी प्रॉब्लम है जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाए और जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना अच्छा होता है, उतना अच्छे उसके परिणाम बेहतर मिलते हैं। तो अगर हम हाथों की बात करें
तो हाथ के जो फंक्शन है वो 2 से 3 साल में लगभग डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बच्चे के जो प्रॉपर फंक्शन है। इसीलिए आप देखें कि 2 से 3 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत चॉक, पेंसिल, क्रेयॉन्स पकड़ाना शुरू किया जाता है और 6 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसा हम लोगों को सभी को पता है, ज़्यादातर लोगों में कोई एक हाथ डोमिनेंट होता है, जिस हाथ से ज़्यादा काम करा जाता है, जैसे कि खाना खाना है या लिखना पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ें एक हाथ कोई, और बहुत मैक्सिमम लोगों में ये दाहिना हाथ होता है, लेकिन बायां हाथ भी हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मान लीजिए कि अगर बच्चे में आपको पता है कि रिस्क फैक्टर है, उसमें चांसेस हैं सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होने के, और बहुत छोटा बच्चा है, वो बार बार अपना मतलब दाहिना हाथ बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहा है, और चूंकि उसकी वो नहीं कर पा रहा है तो कंपनसेट करने के लिए उसके पास एक ही हाथ बच रहा है, बायां हाथ। यहाँ पर मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लेफ्ट हैंडेडनेस कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत बाद में होता है अगर, तो कोई बात नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो दोनों हाथों का लगभग एक जैसा उपयोग करते हैं। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है और वो बायां हाथ ज़्यादा यूज़ कर रहा है और दाहिने हाथ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है या बहुत कम यूज़ कर रहा है, तो आप इस बात पर शक कर सकते हैं कि शायद कुछ एबनॉर्मेलिटी है और बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी भी हो सकता है। तो अब क्या क्या चीज़ें, ये तो चीज़ें हमने बात करी अभी तक कि हम कैसे पहचान सकते हैं या क्या बेसिक समस्या होती है। अब हम ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हैंड फंक्शन को। अब हम इसके थोड़े डिटेल्स पर आते हैं, क्योंकि जब हम एक एक चीज़ को समझेंगे तभी वो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है डिस्टोनिया या असामान्य टोन। हमें सबको पता है कि एक हमारी मांसपेशियों का सामान्य तनाव होता है जो कि ये है या ये है। अगर मान लीजिए बहुत ही लूज है या बहुत एक एबनॉर्मल टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं, अपने आप हाथ घूम रहा है, या जो बहुत टाइट है या बहुत ही फ्लॉपी है या एबनॉर्मलिटी है कुछ उसमें, या फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि सेंसरी प्रॉब्लम, जैसा कि शुरू में भी बात हुई थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे स्टीरियोग्नोसिस। हम लोग अगर आंख बंद करके भी कोई बॉल है, कोई सिक्का है, कोई चीज़ अगर पकड़ेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि ये शायद ऐसा गोल चीज़ है या ये चौकोर चीज़ है या खुरदुरा है। लेकिन इस चीज़ का जो एहसास है, जो संवेदना है, ये इन बच्चों में थोड़ी सी कम होती है, ये नहीं बता पाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि विजुअल फंक्शन, क्योंकि आप देखिए हाथों से हम क्या काम कर रहे हैं, हाथों से हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, या हम मान लीजिए ब्रश ही कर रहे हैं, या अगर हमें नहाना है तो हम पानी का मग है उसको उठा करके डाल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में जब तक हम देखेंगे तब तक हाथ को वहाँ नहीं लेकर जा पाएंगे। तो ये हम लोग जब करते हैं तो हमें इतना नॉर्मली ये होता है कि हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर पाते कि हैंड फंक्शन में विजुअल फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बच्चा सही से काम नहीं कर पा रहा है, किसी चीज़ तक हाथ नहीं ले जा पा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप ये देखिए छोटे से छोटा जब उसकी उम्र है तो उसी समय आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं उसको ऐसा तो नहीं कि दिख ही नहीं रहा प्रॉपरली, इसलिए वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यहाँ तक ले जाना, इस चीज़ को पकड़ना है। फिर इसके बाद डेफिसिट इन मोटर प्लानिंग, मतलब कि अब कोई भी चीज़ को काम करना है, मान लीजिए कि पेंसिल है, अगर पेंसिल है तो आप पेंसिल को ऐसे पेंसिल तक जाएंगे और फिर उसको ला करके ऐसे पकड़ेंगे, तो यहाँ तक आना, फिर अपने हाथों को मोड़ना, फिर इसको पकड़ना, ये सारी चीज़ों की ब्रेन एक कल्पना करता है, एक इमेज सेट होता है, तब जब उस काम को हम कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी में इस चीज़ की कमी हो सकती है कि ब्रेन इस चीज़ को कॉन्शियसली इमेजिन नहीं कर पा रहा है, और इसके अलावा सीखने की क्षमता में कमी, कुछ बच्चों में थोड़ा सा, कुछ परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा में होती है, कुछ परसेंट बच्चों में इसकी कमी भी हो सकती है समझने की। तो कुछ ये समस्याएं हैं जिनकी वजह से कि जो हाथों के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं और वो
एक पर अलग अलग हमें ध्यान देकर हर एक पर अलग अलग काम करना पड़ेगा, तब हम हैंड फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने समस्या को समझ लिया, अब हमें उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग करनी है। तो ट्रीटमेंट की प्लानिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या कंडीशन है, अभी बच्चा कितना क्या काम कर पा रहा है हाथ से, उसका पूरा हैंड असेसमेंट करना होता है। बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है उसको देखना पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पर ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सीपी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि उसके साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हम कहते हैं वर्ड, मानसिक मंदता, वो जुड़ी हुई है कि वो सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि लगभग 30% बच्चों में समस्या हो सकती है, 50 to 60% बच्चे नॉर्मल होते हैं या कुछ और ज़्यादा अच्छे भी जैसे और सब बच्चे होते हैं वैसा इंटेलिजेंस हो सकता है। और ये जो 30% के लगभग बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा नहीं कि सबकी बहुत ज़्यादा ही वो कमज़ोर हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे 10-15% होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो उनको तो आप केवल सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी आधे बच्चे लगभग ऐसे होते हैं जो कि अपना जीवन चलाने लायक बातें समझ सकते हैं और उनको सिखाई जा सकती हैं चीज़ें। इसके बाद उस बच्चे में डिस्टोनिया का कंपोनेंट है कि नहीं है, इसको असेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें डिस्टोनिक कंपोनेंट है यानी कि एबनॉर्मल मूवमेंट की अगर स्थिति है तो उसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, और अगर दूसरी तरह की स्पास्टिक है या और कोई समस्या है तो उसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये समझना है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक तो है ही है, लेकिन वो लास्ट में आता है, देखने में एक ठीक ठाक लगे कि हाँ कैसे कर रहा है बच्चा। तो ये सारी चीज़ों की स्थिति जो होती है उसको हम एक असेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, और उसके ऊपर उसके बेसिस पर हम प्लान करते हैं ट्रीटमेंट का। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली चीज़ है कि हम असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो जब भी हैंड फंक्शन अगर आपने डिटेक्ट कर लिया, इतनी हर माँ बाप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे के जो हाथ है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही जरूरी नहीं है, उनमें फंक्शन नहीं कर पाने के क्या रीजंस हैं, किस जगह किस मसल्स में क्या प्रॉब्लम है, उसका एग्जैक्ट असेसमेंट थेरेपी शुरू होने के पहले करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप कोई भी जो क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये इस चीज़ का पूरा असेसमेंट करते हैं, आप उनसे करा सकते हैं। और कई बार आप हो सकता है कि क्लिनिक में बच्चा कभी कभी ला नहीं पाते या कभी बच्चा थोड़े घबरा जाते हैं तो उतनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप घर में रह करके बच्चों का प्रॉपर वीडियो बनाएं, उसके हैंड फंक्शन का जितना भी मैक्सिमम काम जिस भी तरीके से वो कर सकता है, या हाथों की जो भी गतियां हैं उन सारी चीज़ों की एक करके और आप एक वीडियो बनाकर ले आए, उसको दिखाएं, उससे भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि बच्चे की क्या करंट स्थिति है। इसके बाद इन सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, अब ट्रीटमेंट की प्लानिंग करी जाती है इन सब के बेसिस पर। तो जो ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है उसमें एक फिजियोथेरेपी जो है वो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो हार्ट का जो फंक्शन होता है, अगर हम केवल उसकी बात करें तो उसको बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा उसके लिए उपयोगी होती है। तो वो तो मेन स्टे है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थेरेपी। उसके बाद कभी कभी हमें ब्रेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल भी हैं, और कुछ आप अपने घर में अगर आपको जानकारी है तो आप उसके हिसाब से अपने जो घर के इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके ऐसे कर सकते हैं कि बच्चा उनका यूज़ कर पाए। इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर कुछ डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो गई हैं या कुछ टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो उन केसेस में बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन लगता है, या ज़्यादा अगर डिफॉर्मिटी है तो उसको सर्जिकली भी करेक्ट किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ कम परसेंटेज में ही ज़रूरत पड़ती है, और इसको आप डॉक्टर को दिखा करके, जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं या जो न्यूरो फिजिशियंस हैं उनको दिखा करके आप उसके बेसिस पर
इनका असेसमेंट करा सकते हैं और फिर अगर ज़रूरत हो तो ये वाले ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। अब हम अगर फिजियोथेरेपी जो हमारा या जो कहें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो हमारा ट्रीटमेंट है फॉर द हैंड फंक्शन, उसके लिए कैसे क्या अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने पर अगर पता चल रहा है कि बच्चे के हैंड में स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम मेन है, मुख्य प्रॉब्लम जो है स्पास्टिसिटी की वजह से है, तो उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिनकी कि ये भी नहीं कि स्ट्रेचिंग अपने मन से कुछ भी कर दिया, उसकी प्रॉपर होती है। ये जो हम एक्सरसाइजेज कराते हैं, ये एक्सरसाइजेज पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हैंड फंक्शन डेवलप हुआ है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है। ऐसे नहीं है कि आप जॉइंट मोबिलाइजेशन कराना कैसे भी शुरू कर दें, तो वो एक क्वालिफाइड पर्सन को से ही कराना चाहिए। अगर ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है और स्ट्रेचिंग कराना, रिलैक्स कराना पॉसिबल नहीं है, उस स्थिति में बहुत मुश्किल हो रही है, तो बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और ब्रेस का यूज़ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को डिस्टोनिया है, तो फिर उसमें स्ट्रेचिंग अगर आप कराएंगे तो उसमें और नुकसान हो जाएगा, उससे और डिस्टोनिया बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करानी है, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करानी है, थोड़ा सा पाउडर मसाज कराना है जिससे कि बच्चा का हाथ और उसका जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, और फिर उनको पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज होती है वो करानी है, उनमें स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करानी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मान लीजिए कि बहुत वीक है, पावर कम है, तो इस तरह की कंडीशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ करानी है। उनके थ्रू जो हैंड फंक्शन होता है वो इम्प्रूव किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इसके आगे प्रॉब्लम बढ़ गई है, थोड़ा सा लेट हो जाती है जब ट्रीटमेंट शुरू कराने में, तो डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होने लगती हैं, इतना हाथ टेढ़ा हो गया कि उसमें बोने डिफॉर्मिटीज़ आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, तो उस तरह से के केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप में वीकनेस ज़्यादा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें कई बार एक टेक्निक होती है टेंडन ट्रांसफ़र की, कि कुछ एक मसल्स के कुछ पोर्शन को जो कि अच्छी हालत में है उनको उठा करके दूसरी जगह पर सर्जरी के द्वारा उसको ट्रांसफ़र करके उसको लगा दिया जाता है, तो फिर वो जगह काम करने में काफ़ी फिर है, उसके साथ फिर आप जब थेरेपी कराएंगे तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है और फंक्शन शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ या फाइन मोटर एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथों की जो गतियां हैं वो बहुत ही सूक्ष्म फाइन मोटर होती हैं और डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा हैंड राइटिंग स्किल्स होती हैं। ये 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हाथों से काम करने के लिए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए। तो इनकी ट्रेनिंग देना बच्चे को, और जब हम इनकी ट्रेनिंग देने लगते हैं तो धीरे धीरे उनका हैंड फंक्शन अपने आप डेवलप होने लगता है। अब पहले हमने बात करी थी कि किन चीज़ों की वजह से उनके हैंड फंक्शन अफेक्टेड हो रहे हैं। अब हम जब थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे उसी से रिलेटेड है, जिससे कि उसका हैंड फंक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमें इनमें से एक एक चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे पहली चीज़ है मोटिवेशन या प्रेरणा। उसके सामने जब खिलौने आपने इस तरह के रखे हैं या कोई ऐसी चीज़ रखी है जिससे कि बच्चे का मन करे उसको पकड़ने का, तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसको पकड़ूं। तो इस तरह के मोटिवेशन होने चाहिए उसके सामने। उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है, इस चीज़ को उठाना है या इसको मैं उठा पा रहा हूँ तो अब इसको पकड़ना है, अगर मैं पकड़ पा रहा हूँ तो इसको घुमाना है। ये उसको एक काम की समझ हो और वो उस तरफ अटेंशन पूरा ध्यान दे पाए। ये नहीं कि वो एक चीज़ इधर देख रहा है फिर दूसरी तरफ देख रहा है, तो वो जब अगर समझ नहीं पाएगा, उधर ध्यान नहीं देगा, तो वो फिर हाथों में उस चीज़ को मूवमेंट करने का एक उसके अंदर, उसके ब्रेन के अंदर कोई भी एक इम्पल्स जागृत नहीं होगी। तो वो हमें ज़रूरी है उस चीज़ को इनिशिएट करना और फिर उसके बाद धीमे धीमे उस चीज़ को डेवलप करना थ्रू
जो टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताई उनके द्वारा। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सेंसरी मोटर सिस्टम, जो संवेदी सिस्टम है, जो मोटर सिस्टम है, दोनों पर अलग अलग काम करना है। बहुत बार ये होता है कि हम मोटर सिस्टम की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा ये चीज पकड़ने लगे, बस हर बार यही कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव। अगर हाइपर सेंसिटिव है तो वो नहीं छूना चाहेगा, उसको तुरंत बहुत तेज लगेगा, तो आपको उसको कैसे डील करना है ये आपको समझना है। तो सेंसरी और मोटर सिस्टम, एक स्टीरियोग्नोसिस होती है जो शेप, डिफरेंट तरह की साइजेज या आकार को की समझ होती है, उसको बच्चे को समझाना है। तो इन सारी चीजों पर अलग से काम करना है। परसेप्शन यानी कि अनुभूति पर काम करना है। और फिर उसके बाद आता है कि जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है, उन पर हमें कैसे काम करना है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हैंड के यूज को अफेक्ट करते हैं और हमें इन सब पर अलग से एक एक करके सब पर ध्यान देना है। एक चीज और है, क्योंकि जैसा कि फाइन होता है मोटर्स, ये जो बात हो रही है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हाथों की जो ट्रेनिंग होती है ये ज्यादा कठिन होती है। क्योंकि जैसे आप देखिए, अगर चलना है, अगर पैरों की बात हम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ चलना ही है या उठना बैठना है, ये चीजें हैं। तो एक तरह का फंक्शन है, आपको उसमें जो लार्ज जॉइंट हैं, जो बड़े जॉइंट हैं, उनकी ज्यादा उनके काम की जरूरत है। फाइन जो पैरों की उंगलियों का कितना काम है। लेकिन हाथ की अगर हम बात करें तो हाथ में फाइन मोटर काम और अलग अलग तरह के काम होते हैं। हर बार एक ही जैसा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर बार हाथ को बस ऐसे ही ऐसे करना है, ऐसा नहीं है। हर बार हाथ में अलग अलग तरह से हाथ को मोड़ना है, हाथ को घुमाना है, खोलना है, बंद करना है। तो एक ही काम का रिपीटिशन नहीं होता है, बार बार रिपीटिशन नहीं होता है। तो ब्रेन को ट्रेनिंग देने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, समझने में मुश्किल होती है। इसलिए हाथों की ट्रेनिंग थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होती है, उसमें ज्यादा समय और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसलिए बार बार इंडोर एक्टिविटीज ऐसी होती है जो कि बहुत सारी बहुत आसान होती हैं, घर में बैठ करके पेरेंट्स थोड़ा सा समझ लें तो बच्चे को करा सकते हैं। तो उसको एक एक करके रिपीटेडली उसको कराना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब एक चीज इसमें और इम्पॉर्टेंट है समझने की, जैसे हमारे जो ब्रेन का फंक्शन है, मान लीजिए कि एक हाथ बच्चे का बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है और दूसरा हाथ काम कर रहा है, तो उसको वो उसमें आसानी हो रही है काम करने में, तो वो बार बार उसी हाथ से काम करेगा। तो ब्रेन को जो दूसरा हाथ है, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उसका यूज करने की उसको ट्रेनिंग ही नहीं गई, उसके अंदर इम्पल्स ही नहीं गई। और इस वजह से वो उसने धीमे धीमे क्या करता है कि वो बच्चा उस हाथ से काम करना बिल्कुल उसका आता ही नहीं, बंद कर देता है। उसके दिमाग में समझ ही नहीं आती कि ये भी एक ऐसा अंग है जिससे कि मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इस वजह से भी काफी दिक्कत आती है हैंड फंक्शन को डेवलप करने के लिए। तो अब इसके लिए आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि दिन में कई बार हाथों के फंक्शन बच्चे से कराएं, जो खासकर जो हाथ अफेक्टेड है उस हाथ से बच्चे के फंक्शन कराएं दिन में कई बार, बार बार। और उसमें हम क्या करा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आगे बताई जाएंगी, जैसे कि खिलौनों के साथ खेलना। और घर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि बच्चा कर सकता है और जिनको अगर आप समझें, खुद भी आप हर पेरेंट अपने बच्चे की ज़रूरत और अपने घर के माहौल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और धीमे धीमे उनके हैंड फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।